11th की पॉलिटिकल साइंस का ये पहला चैप्टर होने वाला है जिसे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, है ना। यहाँ पर देखेंगे संविधान बना कैसे, क्या क्या प्रोसेस हुआ उसमें फॉलो और क्या क्या चीजें देखने को मिली, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, है ना। और जैसा कि मैंने बताया कि इसे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कवर करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि स्कूल आर्ट्स हिंदी मीडियम। और आज का जो सेशन है वो क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का ये पहला चैप्टर होने वाला है जिसे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, है ना। यहाँ पर देखेंगे संविधान बना कैसे, क्या क्या प्रोसेस हुआ उसमें फॉलो और क्या क्या चीजें देखने को मिली, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर बात करने वाले, है ना। और जैसा कि मैंने बताया कि इसे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कवर करेंगे, सो मेक श्योर आप पूरा सेशन जो है वो एंड तक जरूर देखें, ठीक है। सो बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। अगर मैं संविधान की बात करूं तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके देश का शासन कैसे चलता है ना, तो आप कहेंगे सर किसी भी जगह का शासन की अगर मैं बात करूं, सिर्फ मेरे देश की नहीं, वो एक कानून के द्वारा चलता है। एक लिखित दस्तावेज होता है ज्यादातर, जो कि जिसमें कानून लिखे हुए होते हैं और उन कानूनों के आधार पर एक देश को चलाया जाता है ना। अब वही जो कानून है, वही जो विधि है एक पूरी की पूरी, उसे ही क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। दैट इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, एक संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें कानून और विधि के वो सारी बातें लिखी गई हैं जिसके आधार पर किसी एक देश का शासन चलाया जाए, है ना। सो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो उसी के रिलेटेड है। संविधान का अर्थ एक लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है। अब देखो कई सारे देश जो है वो इसमें लिखित आधार पर इसे फॉलो करते हैं और कई देश जो है वो मौखिक आधार पर फॉलो करते हैं, है ना। सो संविधान वो दस्तावेज एक बन जाता है और इसमें किसी देश की शासन व्यवस्था चलाने से संबंधित नियम, कानून, अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें संविधान में आती हैं और संविधान जो है वो सरकार की शक्तियों, नागरिकों के अधिकारों एवं राज्य की संस्थाओं के कार्यों को स्पष्ट करता है ना। मजा नहीं आ रहा यार, है ना। वैसा मजा नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, क्योंकि ऐसी क्लासेस तो आप डेली ही देखते होंगे ना। तो लेट्स सी, आपको लेके चलता हूं एक ऐसी जगह पर जहां पर हम संविधान को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कवर करने वाले। तो चलो मेरे साथ। कॉन्स्टिट्यूशन क्लास में पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे, मुझे पता है, और इसीलिए मैं आ चुका हूं आपका बी.आर. अम्बेडकर मेमोरियल, जहां पर ये आपको सबसे बड़ा संविधान दिख जाएगा और इसके अंदर तो आपको बहुत सारी चीजें दिखने वाली हैं। संविधान सभा का गठन हो, कैसे संविधान सभा ने कई सारे सेशंस के बाद संविधान को बनाया, 2 साल 11 महीने 18 दिन में, वो सारी की सारी बातें हम यहां पर करने वाले हैं। कैसा लगा भाई, बढ़िया लगा, मजा आया, है ना। अभी और क्लास बाकी है भाई, अभी और भी देखनी है चीजें इसी से रिलेटेड। आगे जब आप चलेंगे तो जब आप संविधान के बारे में जान चुके हैं कि संविधान है क्या, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अभी आपने जाना, है ना। अब उसके कार्य भी होंगे कुछ। अब केवल एक कार्य तो होगा नहीं कि हमें सिर्फ नियम बनाने या कानून बनाने हैं। अब देश की शासन व्यवस्था सिर्फ इन्हीं बातों पर आधारित नहीं है। शासन व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, जिनके अलग अलग रोल्स डिफाइन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। सो उसके फंक्शंस के आधार पर, संविधान के कार्य के आधार पर हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। जैसे नागरिकों की इच्छाओं को पूरा करना, पहली बात, है ना। नागरिकों की इच्छा पूरी करनी है। संविधान देश के नागरिकों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने का एक क्या होता है, माध्यम होता है। कैसे, जैसे कि संविधान में आपको दिए गए मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार जो है वो एक व्यक्ति के जीवन को सहज और आसान बनाते हैं और खुशहाल बनाते हैं, है ना। जैसे कि अनुच्छेद 21 की अगर मैं बात करूं तो वो डायरेक्टली बात करता है जीवन जीने की दैहिक स्वतंत्रता, है ना। अगर मैं अनुच्छेद 19 की बात करूं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है। तो इस तरीके से व्यक्ति का जीवन जो है वो आसान बनता है और बेहतरीन बनता है ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक व्यवस्था निर्धारित कर दी जाती है भाई। राजनीतिक व्यवस्था में अगर मैं बात करूं कि क्या जनता डायरेक्टली शासन करेगी या जनता द्वारा कुछ चुने गए प्रतिनिधि जो हैं वो शासन में भाग लेंगे, तो वो सारी की सारी चीजें एक संविधान डिफाइन करता है। अब अगर मैं भारतीय संविधान की बात करूं तो यहां पर हर 5 साल में प्रधानमंत्री के इलेक्शंस हो रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, है ना। अब उन इलेक्शंस में जब आप अपना मत देते हो तो दैट मींस वहां पे जब आप अपना वोट डाल रहे हो तो आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को चुन रहे हो जो आपके आधार पर शासन चलाने वाला है अगले 5 साल, है ना। तो दूसरा काम संविधान का आपको समझ में आ गया, राजनीतिक व्यवस्था। तीसरा काम क्या है, सरकार और जनता के संबंध नियंत्रित करना।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो सरकार तो आपने चुन ली, अगर सरकार आपके अगेंस्ट जाकर काम कर रही है तो क्या हमने संविधान के मुख्य आधारभूत संरचना का महत्व रखा या नहीं रखा? नहीं रखा। तो उस संबंध को मेंटेन करने का काम जो है वो संविधान करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए। नीति निर्देशक तत्व एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की बात करते हैं। अब अगर राज्य ऐसा काम नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं राज्य जो है वो क्या कर रहा है, वो जो जनता है ना, उनके खिलाफ भी नहीं जा रहा है, बट उनके लिए भी कुछ काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह के जो नियम है या मैं कहूं इस तरह के जो संबंध है अच्छे रहें, उनको बनाने के लिए जो है वो आपका सरकार और जनता के साथ नियंत्रित करना एक सरकार मतलब संविधान का तीसरा काम हो जाता है। चौथे की अगर मैं बात करूंगा, शासन के प्रमुख अंगों की स्थापना। अब सभी को पता है सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका, है ना। अब इन तीनों का काम जो है वो बहुत ही अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है ना। अब इन तीनों कामों में आप अगर देखेंगे सबसे पहले विधायिका आती है। विधायिका का काम क्या होता है, एक कानून है ना, कानून को बनाना, विधि को बनाना, नियम को बनाना, वो विधायिका का काम है। अब इस विधायिका में कौन कौन आता है, संसद आ जाती है, संसद के दोनों सदन आ जाते हैं, जैसे कि आपका लोकसभा है, राज्यसभा है, और आपका अगर मैं पार्लियामेंट में मतलब ये दोनों सदन है वो तो आ गए। और फिर तीसरे जो एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं विधायिका के, कहे जाते हैं मतलब, है ना, वो जैसे संसद के एक इंटीग्रल पार्ट जो कहे जाते हैं, महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, वो है आपके प्रेसिडेंट या मैं कहूं राष्ट्रपति। उसके बाद जब एक कानून बनकर तैयार हो गया, उसे ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर जो है अगर उसे लागू करवाना है तो तब आएगा काम कार्यपालिका का। कार्यपालिका उसे जमीनी स्तर पर लागू कराने का काम करती है, जो कि बहुत ही ज्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है, ये ध्यान रखेंगे आप। एंड उसके बाद अगर लागू कराने के बाद उसकी संवैधानिकता में कुछ जांच पड़ताल करनी है या कुछ खामी दिखाई देती है, जो जनता की चीजों को मतलब जनता की जो डिमांड्स हैं, नीड्स हैं, जरूरतें हैं, उनको पूरी नहीं कर पा रही है, जनता के कहीं ना कहीं कुछ प्रावधान उस नियम के खिलाफ जा रहे हैं, तो न्यायपालिका आकर उसकी संवैधानिकता की जांच करती है। तो इन तीनों के अगर आप रोल्स देखेंगे तो तीनों के रोल्स अलग अलग हैं, है ना। और इन रोल्स के अलग होने के बाद भी एक चीज आपको ध्यान में रखा होगा, ये ध्यान में रखना होगा कि ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं आपस में मिले जुले भी हैं, आपस में एक दूसरे के जो कार्य हैं उसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, अलग अलग कार्य हैं इनके, बट एक कानून के आधार पर तीनों जो है वो कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंस जो है वो दिखा जरूर रहे हैं, है ना। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब उसके बाद आती है ये वाला पॉइंट, देखो संविधान की प्रमुख बातें। जब मैं प्रमुख बातों की बात करता हूं तो सबसे पहले बात आ जाती है उद्देशिका की, है ना। अब उद्देशिका को अगर मैं ऐसे पढ़ाऊं तो आपने तो हर एक सेशन में पढ़ा होगा, चलो ना फिर से इससे भी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले जो हमें यहाँ पर चीज दिखती है वो है आपकी भारतीय संविधान का पहला पेज, दैट इज उद्देशिका, प्रस्तावना, प्रियम्बल जिसे आप कह सकते हैं, जिसमें आपको निर्णय लेने की आजादी दी गई है। क्योंकि क्लियरली आप पहली लाइन पे देख सकते हैं, हम भारत के लोग, वी द पीपल। आप अपने आधार पर रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स आपके आधार पर डिसीजंस लेते हैं। तो अल्टीमेटली डेमोक्रेसी का मेन मोटिव ही यही होता है। और इससे ज्यादा अगर आपको जानना है, चलो फिर दोबारा क्लास में। हाँ, तो पता लग गया कि प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रियम्बल कुछ देशों से भी ली गई हैं और कुछ हमारे खुद के प्रावधान भी हैं इसमें, है ना। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है एक संविधान को डिफाइन करने के लिए। और ये जो पहला पेज है, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक अलग तरीके से समझाया प्रस्तावना में, कि ये सिर्फ एक पहला पेज है ना। इस पहले पेज में आगे आने वाले सारे प्रावधानों का एक समराइज फॉर्मेट दिया गया है ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत के लोगों के पास ही क्या है, आपकी शक्ति है डिसीजंस लेने की, है ना। अब बहुत से बच्चे कहेंगे, बहुत से लोग कहेंगे कि सर यहां पर जब भारत के लोगों की बात आ रही है तो हम तो डायरेक्टली डिसीजन नहीं ले रहे हैं, हम तो सिर्फ वोट डाल रहे हैं। अगर कोई कानून बनाना है तो हमारे चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो आपका आगे डिसीजन लेते हैं उस पर। तो हम डायरेक्टली इन्वॉल्व कैसे हैं, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व वोट डाल के ही हैं, है ना। सो अभी हमने जैसे कि बहुत सारे प्रावधान की बात करी थी, जैसे जस्टिस है, न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, जो कि कहां से लिया गया आपका, मैंने बताया अभी आपको, क्या बताया, समझ में आ गया ना, सोवियत संघ। उसके बाद अगर आप देखेंगे इक्वालिटी, तो समानता है ना, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी,
है ना, बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता, ये हमारा फ्रांस के संविधान से लिया गया, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, क्या हम अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाएंगे या संसदीय प्रणाली अपनाएंगे, वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो भी इसमें बताया गया है संविधान में। सरकार की शक्तियां क्या होंगी, है ना, सरकार की शक्तियां अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो जैसे लोकसभा की शक्तियां क्या होंगी, है ना, राज्यसभा की शक्तियां क्या होंगी, वो सारी चीजें इसमें डिफाइन है। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे, है ना, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी चलेगी, जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि हम संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दें, अगर ऐसा समझ में नहीं आया तो यूपीएससी समझो, है ना, तो यूपीएससी की परीक्षा दे और हम आईएएस पीसीएस बने, तो उसके लिए भी प्रावधान जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था के संविधान में देखने को मिलते हैं। उसके बाद है आपका न्याय व्यवस्था, जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अगर मैं कहूं जिला न्यायालय, इन सभी के बारे में संविधान जो है वो बात करता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, आर्टिकल या अनुच्छेद 124 से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है, जो कि 147 तक जाती है संविधान के। और वहीं अगर आप लगभग मतलब जैसे 226 में उच्च न्यायालय को शक्ति दी गई मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने की, है ना, तो वो उच्च न्यायालय की है। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा चलेंगे तो जिला न्यायालय भी आपको देखने को मिल जाएगा संविधान में। और सरकार के विभिन्न अंगों के कार्य, अब सरकार के विभिन्न अंगों के कार्य जानकर करोगे क्या, जो कि मैंने आपको पहले बता दी ना, पहले ये हमने संविधान के विभिन्न अंग है, सरकार के विभिन्न अंग हैं, इनके कार्यों के बारे में हमने बात कर ली है ना। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, समझ जरूर लेना बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे थोड़ा सा, तो यहां पर अब आते हैं संविधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सरकार संविधान देखो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, जो एक दस्तावेज के रूप में लिखित है और एक कंट्री में रखा गया है ना। जैसे कि लिखित संविधान दिखा दूं, चलो देखो लिखित संविधान। तो बच्चों मैं हूं अभी बी.आर. अम्बेडकर मेमोरियल में और यहाँ पर पीछे आप कॉन्स्टिट्यूशन को सीधा विजुलाइज कर सकते हो और पीछे 2 कॉन्स्टिट्यूशन रखे हुए भी है ना। तो कैसा लगा जरूर बताना। हाँ, तो कैसा लगा लिखित संविधान, बढ़िया लगा ना। हाँ, तो यही वो चीज है जो आप अपने देश के अंदर फॉलो करते हो अपना शासन व्यवस्था चलाने के लिए। तो यहां पर आप देखेंगे संविधान लिखित रूप में तैयार किया जाता है। इसे सामान्यतः संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है। संविधान सभा, है ना, बाकायदा हस्ताक्षर होते हैं इस पे, ये भी ध्यान रखना। हस्ताक्षर, क्या आपने कभी सोचा है कि हस्ताक्षर कैसे हुए होंगे संविधान पे? सोचा है? नहीं सोचा ना, है ना, वो भी देखोगे क्या? चलो वो भी दिखा देता हूं। सो यहाँ बी.आर. अम्बेडकर मेमोरियल में आप देख सकते हैं पीछे कॉन्स्टिट्यूशन पर सिग्नेचर हो रहे हैं। अब इनमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, कौन कौन है वो, जैसे कि राजकुमारी अमृत कौर, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। ऐसे हुए थे संविधान में आपके हस्ताक्षर। वो दिन जब 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सभी मेंबर्स ने हस्ताक्षर अपने किए थे, तो ये वो दिन था जो अभी आपने पीछे देखा, है ना। आई होप बढ़िया लगा होगा, है ना। तो ये सिर्फ संविधान सभा के कुछ सदस्य थे जो भी हमने देखे, उसके बाद भी कई सारे सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है ना। इसमें शासन व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य, न्यायिक व्यवस्था आदि का स्पष्ट वर्णन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब ये है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये है लिखित संविधान, क्योंकि एक दस्तावेज में लिखित है, सारे के सारे प्रावधान एक जगह पर आपको मिल जाएंगे। बट क्या होगा अगर एक संविधान जो है वो एक अलिखित संविधान हो? अलिखित संविधान जो होगा वो कैसा होगा, है ना। उस पर जाने से पहले, बट उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि लिखित संविधान वाले देश जो है उसकी एक पूरी की पूरी लिस्ट ये है ना। भारत, अमेरिका, फ्रांस, डेनमार्क और ब्राजील, ये तो वो कुछ मुख्य कंट्रीज मैंने बता दी जहां पर लिखित संविधान है। अगर कहीं किसी एक ऐसे देश में लिखित संविधान नहीं है तो उस देश का शासन कैसे चलाया जाएगा? क्या चलाया भी जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता है? ये क्वेश्चन उठ रहा होगा ना मन में, उठ रहा होगा, जाहिर सी बात है ना। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो क्यूरियोसिटी माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। अब देखो, मौखिक संविधान या मैं कहूं अलिखित संविधान, उसके आधार पर भी देश चलाया जाता है ना। जैसे कि अगर मैं अलिखित संविधान की बात करूं, कंट्रीज जिनके पास अलिखित संविधान है उनमें कौन कौन है? पहला है कनाडा, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है सऊदी अरेबिया और चौथा है इजराइल, है ना। ये कुछ हमने कंट्रीज देखी, है ना। ये कंट्रीज आप याद रख लेंगे क्योंकि आप इन्हें अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यह संविधान परंपराओं, रीति रिवाजों, न्यायिक निर्णयों, प्रथाओं पर आधारित होता है। ब्रिटेन ने लगभग हम पर 200 साल शासन किया,
जब ब्रिटेन वासी या इंग्लैंड वासी यहां से चले गए तो ज्यादातर प्रावधान हमारे संविधान में कहां के देखने को मिलते हैं? वो देखने को मिलते हैं हमें कहां के? वो देखने को मिलते हैं हमें जनरली ब्रिटेन के। अब वो जो ब्रिटेन के चीजें हैं, जैसे अगर मैं संसदीय स्वरूप कहूं अपने देश की प्रणाली का, यहां पर संसद को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है इन कंपैरिजन टू न्यायपालिका। जैसे कि अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है ना? ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये सारी की सारी ब्रिटेन में चीजें आई कहां से? ये उसके कुछ नहीं थी, परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, वो रूढ़िवादी अवधारणा जो कि बड़े लंबे समय से चली आ रही थी, वही चीज हमने आगे जाके अपना ली, है ना? इसमें सभी नियम एक ही दस्तावेज में लिखित नहीं होते। अलिखित संविधान वाले देश जो है वो ब्रिटेन है, इजराइल है। अब देखो यहां पर एक जगह पर सारी चीजें नहीं लिखी हुई है ना, इवन कुछ चीजें अनकोडिफाइड हैं। कॉडिफाइड का मतलब होता है कि एक जगह उन्हें लिखित रूप में दे दिया गया है, अनकॉडिफाइड का मतलब बिल्कुल विपरीत है इसके, वाइस वर्सा है बिल्कुल, है ना, कि उनका कुछ अता पता ही नहीं है, बट वो फॉलो की जा रही है कंट्री में, है ना। और वो कंट्री कौन सी है? वो ब्रिटेन है, इजराइल है, सऊदी अरेबिया है, कनाडा है ना। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे जब आप चलेंगे, संविधान की आवश्यकता पड़ती क्यों? वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? हमें संविधान क्यों चाहिए? हमें संविधान चाहिए इसलिए ताकि अगर संविधान होगा, संविधान क्योंकि लोगों को एक बंधन में बांध देता है, सारे के सारे लोग जो हैं वो अपनी जात, धर्म, रंग, नस्ल, इन सभी को छोड़कर एकजुट आकर देश की प्राथमिकता की बात करते हैं। सो ये क्या बात बोली मैंने? ये बात है आपकी राष्ट्रवाद की, है ना। सो राष्ट्रवाद से जुड़ी सारी की सारी चीजें आपको कहां देखने को मिलेगी? संविधान में देखने को मिलेगी। सो राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है, यह आपको ध्यान रखना। फिर आती है आपकी कानून व्यवस्था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कानून व्यवस्था बनाए रखना, क्योंकि कानून व्यवस्था अगर नहीं बनेगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि बहुत सारे प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, है ना, देखने को मिलते हैं, है ना। अगर संविधान नहीं होगा ना तो क्या होगा? बहुत सारी चीजें, मतलब समाज में असामाजिक तत्व जो है वो ज्यादा पैदा हो जाएंगे और समाज एक पूरे के पूरे कैओस में जो है वो चला जाएगा, है ना। यह न्यायपूर्ण कानून व्यवस्था स्थापित करता है। तीसरा है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। अब जैसे कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, कल कोई राज्य आके आपसे डिमांड तो नहीं कर सकता, या कोई व्यक्तिगत आधार पर कोई व्यक्ति आके आपसे आपके अधिकार तो नहीं छीन सकता। क्यों? क्योंकि संविधान ने दिए गए हैं। अगर संविधान ने ये अधिकार आपको दिए हैं तो संविधान ही इसकी रक्षा करेगा, और वही प्रावधान संविधान में भी है। मौलिक अधिकार, आपके जो 6 मौलिक अधिकार अभी हैं हाल ही में, उसमें से अंतिम मौलिक अधिकार आप देखेंगे तो उसे अनुच्छेद 32 में डाला गया है ना। अनुच्छेद 32 किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार, जिसके आधार पर कई सारे रिट जो हैं वो जनरेट कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अंडर अनुच्छेद 32, और अगर मैं उच्च न्यायालय की बात करूं तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वो ये रिट जारी करेंगे। रिट कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, उत्प्रेक्षण है, निषेधादेश लेख है और अधिकार प्रेक्षा लेख है ना। इस प्रकार के रिट जो है वो जारी कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। तो आपके अधिकारों की रक्षा करना महत्वपूर्ण काम हो जाता है संविधान का। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे जब आप चलेंगे, राजनीतिक स्थिरता प्रदान करना। आप सभी को पता है कि अगर आपने कोई एक सरकार चुनी तो वो लगभग 5 साल चलेगी, अगर उसे बहुमत मिला है तो। आज के टाइम में बहुमत मिलना वैसे बहुत मुश्किल है, बट हां अगर मिला है तो वो 5 साल चलेगी। एक पॉइंट तो ये हो गया। जब वो 5 साल चलेगी, ये बात कहां लिखी गई है? संविधान में लिखी गई है ना। और संविधान के आधार पर आप शासन व्यवस्था चला रहे हैं, तो एक राजनीतिक स्थिरता आपको प्रोवाइड कर दी गई है। उससे पहले अगर सरकार गिर रही है, कई कारण हो सकते हैं उसके, बट अगर कोई एक ऐसा कारण है जो कि संविधान में मेंशन नहीं है और वो बहुत ही असमंजस्य भरा कारण है, तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है ना। ठीक है, एक अच्छी शासन प्रणाली तथा राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना जो है वो किसका काम है? वो राजनीतिक स्थिरता का काम होता है। सत्ता के दुरुपयोग को रोकना। सत्ता का दुरुपयोग कैसे रुकता है? सत्ता का दुरुपयोग ऐसे रुकता है कि अगर संविधान में केवल और केवल एक शासित प्रणाली है जिसमें एक सरकार शासन कर रही है, तो संविधान में यह भी लिखा हुआ है कि उसके लिए एक विपक्ष भी होगी, है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन। हालांकि वो एक क्या है, वो आपका कानून बनाने के आधार पर है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो ज्यादातर एक अलग कानून के आधार पर चलती है, डायरेक्टली संविधान के आधार पर नहीं चलती। बट हां,
संविधान में यह चीज लिखी गई है कि अगर एक कोई सरकार है जो शासन करेगी तो उसके विपक्ष में भी कोई खड़ा हुआ होना चाहिए जिसके आधार पर वो क्वेश्चन पूछे और सरकार जो है वो अपनी मनमानी ना करे। सो ये तालमेल जो है ना संविधान में कि एक शासित प्रणाली में एक सरकार जो है वो शासन कर रही है और दूसरी विपक्ष में बैठी है, बट विपक्ष सवाल पूछना कम नहीं कर रही है, जिससे क्या होगा, एक संविधान में शासन प्रणाली जो है वो बैलेंस रहेगी, है ना। उससे क्या होगा, आगे आने वाले समय में कभी भी राजनीतिक अस्थिरता के चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। फिर आते हैं भारतीय संविधान सभा का गठन, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, है ना, ये सभी को पता होगा, है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जैसे कि आपका, चलो एक फैक्ट अलग तरीके से बता देता हूं, है ना, यहां पे क्या ही बताऊं। भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को और लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन में 166 बैठकों में भारतीय संविधान बनकर तैयार होता है। कैसा लगा फैक्ट, बढ़िया लगा ना, है ना। तो अब ये जो फैक्ट है वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, ये फैक्ट बात कर रहा है कि कैसे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट थे, या मैं कहूं स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। हालांकि एक अस्थायी सदस्य भी हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, तो वो टेम्पररी थे, है ना, कुछ समय के लिए रहे, है ना। तो एक चीज वो आपने देखी। पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूं तो जुलाई 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई और इसके बाद भारतीय संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। बट क्या ये वर्ष 1945 ही था जब सबसे पहले हमने संविधान सभा की गठन की मांग की? आंसर है नहीं। 1934 में एमएन रॉय ने सबसे पहले यह मांग करी कि हमें एक संविधान सभा चाहिए जिसके आधार पर हम अपना शासन जो है वो बड़े अच्छे से चला सके, है ना। सो एक तो ये पॉइंट था सबसे ज्यादा, और उसके बाद कहीं ना कहीं व्यक्तियों में एक होड़ मच गई कि क्योंकि हमें अपना संविधान चाहिए, हम अपने आधार पर अपना शासन चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए संविधान सभा के गठन की मांग करनी होगी। फिर कांग्रेस ने आगे जाकर डिमांड्स करनी स्टार्ट करी, है ना। तो उस आधार पर क्या होता है, आगे आकर हमें संविधान सभा मिलती है। कैबिनेट मिशन योजना, अब देखो सिर्फ कैबिनेट मिशन नहीं है, संविधान सभा की गठन के लिए अगर मैं बात करूं तो साइमन कमीशन आया था कभी 1927 में। उसका मेन मोटिव था कि भारत में संविधान सभा का एक गठन हो, संविधान का गठन हो, बट क्योंकि उसमें सारे अंग्रेज थे उसे परे कर दिया गया कि बेटा आप जाओ। उसके बाद आप देखेंगे एक प्रोसेस पूरा का पूरा चलता है, वेवल प्लान आता है ना, बहुत सारी चीजें हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन प्लान आया, है ना, वो भी फेल हो गया। लास्ट में जब कैबिनेट मिशन आया 1946 में, तब जाके कहीं ना कहीं संविधान सभा की मांग जो है वो मंजूर कर ली जाती है ना। कैबिनेट योजना के अनुसार संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया गया और संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को जो है वो होके निपटता है ना। 9 दिसंबर 1946 वाज अ डे जब संविधान का पहला सत्र जो है वो लिया गया। उसके बाद दूसरा सत्र होता है 11 दिसंबर को, एंड देन उसके बाद फिर सत्र होने लग गए और उसमें बहुत सारी चीजों पर डिबेट्स, डिस्कशंस होने लग गई। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि कैसे एक ऐसा संविधान बनाया जाए जिसमें सभी वर्गों का, सभी जाति, नस्ल, महिला, जेंडर जो भी है ना, सबका हित जो है वो आसानी से हम साध सके, है ना। सबको साथ लेकर चलने की जो एक नींव थी वो हमने बनाई इस संविधान सभा में। कितना टाइम लगा संविधान को बनने में सभी को पता होगा, है ना, पता है ना। चलिए ठीक है, आगे चलें। सदस्यों का चुनाव हुआ फिर यहां पे। अब देखो सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ संविधान सभा में, एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा परेशान करता बच्चों को। सर क्या जनता ने उन्हें आराम से चुना था, जनता ने एक इलेक्शन करवा के चुना था, या अलग तरीके से उन्हें पहले ही मनोनीत कर दिया गया था? तो यहां पर मैंने आपको अलग से पूरा का पूरा एक चीज क्या दिखा रखी है ना। देखो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो ब्रिटिश प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर हुआ था। देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है इसे, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर इनका चुनाव हुआ था। अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था, ध्यान रखेंगे, अप्रत्यक्ष तरीके से इनका चुनाव किया गया। ये थे ब्रिटिश प्रांत के बाद। फिर कुछ रजवाड़े भी थे। अब रजवाड़ों में जो राजा थे उन्होंने एक एक सदस्य अपने यहां से मनोनीत जो है वो कर दिया संविधान सभा में। तो लगभग जब संविधान सभा बनकर तैयार हुई थी तो इसमें थे कितने सदस्य? 389, जो कि बाद में लगभग 299 बच गए थे, क्योंकि जब पाकिस्तान का भारत से विभाजन हो जाता है तो कुछ संविधान सभा के सदस्य वहां की संविधान सभा में चले जाते हैं। सीटों का वितरण कैसे हुआ? प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित कर दी गई और सीटों के प्रमुख समुदायों में बांटा गया, सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी, फिर सिख एंड देन मुस्लिम।
तो इन 3 वर्गों में सीटों का विभाजन हुआ था और सीटों के बारे में अगर मैं बात करूं तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट जो है वो नामित कर दी गई थी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, चलें आगे। फिर आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा की संरचना। कुल सदस्य मैंने अभी आपको बताया 389 थे, है ना, 389 थे। सदस्यों का विभाजन ब्रिटिश भारत के प्रांत, 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से थे। याद रखेंगे 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के कितने, 11 प्रांतों से थे, है ना। चीफ कमिश्नर क्षेत्र वाले भी कुछ जगहें थी जहां से इंपॉर्टेंट चीजें आई, है ना, जिसमें दिल्ली, अजमेर या मेरवाड़ा, ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग, ये 4 जगह के क्षेत्र जो है वो इसमें शामिल थे। इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने, ओके, है ना। सो ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चलेंगे, फिर आप देखेंगे देसी रियासतें। देसी रियासतों के बारे में अगर आप बात करेंगे तो 93 भारतीय देसी रियासतों से जो है सदस्य जो है वो मनोनीत हुए थे, किनके द्वारा, जो देसी रियासतों के रजवाड़ों के मालिक थे, है ना। विभाजन के बाद परिवर्तन क्या होता है? अब देखो, विभाजन के बाद चीजें सॉर्ट नहीं हो पाई। जो मैंने अभी आपको बताया, पाकिस्तान के विभाजन के बाद सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई। तो ये जो 389 सदस्य थे, लगभग 90 सदस्य कहां चले गए? आपके पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए। और संविधान पर हस्ताक्षर अगर आप देखेंगे कितने लोगों ने किया, 24,284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया 26 नवंबर 1949 को। आप समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बहुत से बच्चों को एक डाउट हमेशा ये होता है कि सर 26 नवंबर 1949 और ये 26 जनवरी 1950, इसमें डिफरेंस क्या है? हमें वो नहीं समझ में आ रहा है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था पूरा का पूरा, है ना। और इनफैक्ट अगर आपको मैं एक पूरा का पूरा मतलब अमेज करने वाला फैक्ट बता दूं, कुछ प्रावधान संविधान के इसी टाइम पर लागू कर दिए गए थे, है ना। हमने 26 जनवरी 1950 का वेट नहीं किया, इसी टाइम पर हमने संविधान सभा के कुछ जो संविधान के कुछ प्रावधान जो है वो लागू कर दिए थे, जो कि इनिशियल प्रावधान है संविधान में, है ना, वो लागू कर दिए गए थे। अब हमने ये 2 महीने का वेट क्यों किया? क्योंकि 26 जनवरी को अगर आप देखेंगे, जब आप एक दांडी मार्च के बारे में बात करते हैं, जब हमने पूर्ण स्वराज मनाया था, है ना, रावी नदी पर स्थित हमने झंडे फहराए थे, 1930 की बात है। उस चीज को, उस पल को यादगार बनाए रखने के लिए हमने क्या किया? हमने वेट किया 26 जनवरी 1950 का, और जब वो डेट आई तब हमारा संविधान जो है वो लागू हो जाता है, इंप्लीमेंट हो जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनकर ये उभरा आपका, है ना। आई होप अभी तक का सेशन जो है वो पूरा का पूरा मजेदार लग रहा होगा, है ना, मजेदार तो लग रहा होगा। अभी भी भाई ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही पढ़ेंगे आगे का भी चैप्टर, है ना, अभी और मजेदार चीजें हैं आपके लिए, ठीक है। अब आगे चलेंगे। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बैठक सभी को पता है 9 दिसंबर 1946, है ना। मैं बता देता हूं, दिखा देता हूं आपको, 9 दिसंबर 1946। और देखना चाहेंगे वो बैठक है थी कैसी, है, चलो देखते हैं। देखिए बैठक बढ़िया लगी, है ना। आई होप चीजें सही लग रही होंगी आपको, है ना, बढ़िया लगी होंगी। तो उसी के आधार पर अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो आपका पहली बैठक थी, इसमें सारे के सारे सदस्य जो हैं वो मौजूद थे और इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो इस डेट को भी लिए थे। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। स्थायी अध्यक्ष का चुनाव जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य बनकर जो है वो तैयार होते हैं, है ना। समझ गए स्थायी सदस्य कौन थे? बट हाँ, स्थायी सदस्य के बारे में आप पहले भी देख चुके हो एक अलग तरीके से, ठीक है। आगे चले। आगे जब आप देखोगे तो यहां पर है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पेश किया। इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। याद ये दोनों डेट्स होनी चाहिए। अब जब भी हम उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है ना, वो ये है कि उद्देश्य प्रस्ताव जब पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव जब पेश किया गया उसमें क्या क्या प्रावधान थे? तो ये वही प्रावधान थे जो आपके हमारे प्रस्तावना में, उद्देशिका में या प्रियम्बल में लिखे हुए हैं। जैसे कि आपका हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, है ना, समाजवाद, बंधुत्व, इन सभी के आधार पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं, है ना, उनके आधार पर ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और
22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया जाता है। प्रारूप समिति, है ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना। क्या आपने कभी सोचा है कि काश मैं बी आर अम्बेडकर को लाइव देख पाता, है ना? मैं आपको लाइव दिखाता हूं। These methods are nothing but the grammar of anarchy. अब ये जो आपने क्लिप देखी है ना, ये अगेन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेमोरियल की है। और इस क्लिप में अगर आप देखेंगे, इट्स लाइक ऐसा नहीं लग रहा है कि रियल में बी आर अम्बेडकर खड़े हुए हैं वहां पे, है ना, और वो अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीच दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, है ना। लग रहा है ना? आई होप लग रहा होगा, बिकॉज जब हम गए वहां पर तो हमें भी कुछ ऐसी ही अमेजिंग चीजें जो है वो देखने को मिली, है ना, जो कि हम आप तक पहुंचा पाए, है ना। आगे जब आप चलेंगे, संविधान निर्माण में लगा समय तो लगभग सभी को पता है 2 साल 11 महीने 18 दिन 8 घंटे जो है वो लगे। ये सभी को याद रहता है, बट एक पॉइंट जो याद नहीं रहता है वो है संविधान सभा की कुल बैठकें जो है वो 166 बैठकें जो है वो होकर निपटी थी। ठीक है, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे जब आप चलेंगे, अब देखो मूल संविधान की अगर मैं बात करूं, मेन संविधान जो था, है ना, उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। आज की वर्तमान स्थितियां क्या है? वर्तमान स्थिति में संविधान कैसा है? क्या बढ़ा है या नहीं हुआ है? क्योंकि देखो, जब भारत आजाद हुआ उस समय, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय कई सारे देश भारत के इर्द गिर्द जो है वो आजाद हुए थे। कई सारे देशों में जो संविधान था वो बनाया गया, वो खत्म हो गया, फिर बनाया गया, फिर खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल नेपाल, है ना। तो नेपाल में संविधान जो है वो कई बार बना खत्म हुआ, फिर बना, फिर खत्म हुआ। दक्षिण अफ्रीका की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी कुछ ऐसे ही सेम था। हमारा संविधान जो का तो बना हुआ है आज भी। क्यों? क्योंकि हमने अपने संविधान को समय के अनुसार ढाला है, उसके अंतर्गत जो भी चेंजेस करने थे हमने करे हैं। इसीलिए एक वर्ड आता है जिसे कहा जाता है संशोधन। संशोधन मतलब होता है अमेंडमेंट, मतलब समय को देखते हुए जब आपके संविधान को जरूरत है कुछ चेंज करने की तो वो आप कर रहे हैं। तो वही हमने किया और उस आधार पर अगर आप देखेंगे संविधान जो है, ये तो सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को मतलब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था। बट इन संवैधानिक संशोधन के आधार पर लगभग 100 से ज्यादा संशोधन आज हो चुके हैं और उन संशोधन के आधार पर कई प्रावधान आज जोड़ दिए गए हैं, है ना। तो लगभग आज की स्थिति यह है कि संविधान में लगभग 445 से ज्यादा आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। सूचियां अभी भी 12 हैं, है ना, ठीक है। और भाग जो है वो इंक्रीज हो गए हैं, तो वो बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है। संविधान की अगर मैं विशेषताओं की बात करूं तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान आपका इंडिया का संविधान है। इंडिया का संविधान इतना बड़ा कैसे है ना? क्या ये हमने बनाया है या इसे कई देशों से उधार भी लिया गया है? उसकी बात करेंगे उसकी बात अभी हम करेंगे। बट उससे पहले यहां देखो, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये सभी को पता है ना। और इसमें शासन व्यवस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों का विस्तृत वर्णन किया गया है। दैट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हर एक चीज को अच्छे तरीके से बताया गया है संविधान में, ताकि कोई भी तरीके का डायलेमा किसी के अंदर ना रहे कि वो कुछ गलत इंटरप्रिटेट कर ले उस पर्टिकुलर एक टर्म से, है ना। इसका कारण क्या हुआ कि भारत का संविधान इतना लंबा है, इतना बड़ा है? क्योंकि भारत एक विभिन्नताओं से भरा देश है, विविधता, बायोडाइवर्सिटी, है ना। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। क्यों है इंडिया डाइवर्स कंट्री? क्योंकि यहां पर विभिन्न जाति, नस्ल, धर्म और लिंग, इन सभी प्रकार के जो हैं लोग यहां पर वास करते हैं, है ना। तो उसको मद्देनजर रखते हुए संविधान को ऐसा बनाना लाजमी था, विशाल बनाना लाजमी था। भारत की विशाल जनसंख्या है, विविधता में अगर आप देखेंगे भाषा, धर्म, संस्कृति है, केंद्र और राज्य के लिए अलग व्यवस्था जो है वो बनाई गई है। भारतीय संविधान केवल केंद्र सरकार के बारे में बात नहीं करता है, राज्य सरकार के बारे में भी बात करता है। राज्य सरकार जो है वो राज्य सरकार एक राज्य के स्तर पर चलाई जाती है, सभी को पता होना चाहिए। एक आपको मैं बहुत ही बेहतरीन मैप के थ्रू समझाता हूं। ये आप मान लीजिए, ये है आपका इंडिया का मैप, ठीक है। दिस इज इंडिया का मैप। थोड़ा सा आप कह सकते हैं इसमें अगर पूरे इंडिया में अगर आप शासन की बात करेंगे तो वो कौन चलाएगा? वो केंद्र सरकार चलाएगी, जाहिर सी बात है। और ऐसे ही सेम प्रकार का शासन जो है, सेम प्रकार का शासन
केंद्र सरकार राज्यों में नहीं चलाएगी, बल्कि राज्यों के लिए अलग इलेक्शन का प्रावधान है। तो मान लो ये अगर यूपी है, ये अगर मध्य प्रदेश है, ये अगर राजस्थान है, ये अगर गुजरात है, तो यहां पर आपको अलग अलग पार्टियों की सरकार भी देखने को मिल सकती है, जिसे क्या कहा जाता है, राज्य सरकार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक मतलब क्या हो सकता है कि केंद्र सरकार केंद्र में भी किसी और पार्टी की हो, राज्य में किसी और पार्टी की भी हो सकती है। और इससे क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा इसे कहा जाता है। क्योंकि अगर राज्यों की भागीदारी भी केंद्र के हाथों में हम दे देते तो उससे क्या होता, उससे प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती। ओके, सो यहां पर अगर केंद्र सरकार की बात आप करेंगे, केंद्र सरकार की अगर आप बात करेंगे तो केंद्र सरकार पूरे केंद्र को, पूरे देश को देख रही है, बट राज्य सरकार एक उस पूरे के पूरे देश के एक पार्ट को देख रही है ना। और ये दोनों अलग हो सकती हैं। और क्या पता अगर केंद्र सरकार अलग पार्टी की है क्योंकि उसके पास ज्यादा पावर है, राज्य सरकार के पास थोड़ी सी कम पावर है, अपने क्षेत्र को लेकर ही ज्यादा पावर है उसके पास। तो इन दोनों, और अगर ये दोनों पार्टी अलग अलग, ये दोनों सरकारें अलग अलग पार्टी की हैं, तो विरोधाभास जनरेट हो सकता था। तो इसीलिए भारतीय संविधान जो है वो केंद्र में और राज्य में शक्तियों का बंटवारा बहुत ही बेहतरीन ढंग से करता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो भारत को बोलते हैं। संप्रभु का मतलब क्या होता है कि अगर हमें अपने देश से संबंधित महत्वपूर्ण डिसीजंस लेने हैं, निर्णय लेने हैं, तो वो हम कहां से लेंगे, वो हम अपने स्वयं के आधार पर लेंगे। स्वयं के आधार पर कैसे, स्वयं के आधार पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे लिए कोई और डिसीजन लेने नहीं आएगा। जैसे कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ, भारत सॉवरेन नेशन नहीं था, एक संप्रभु गणराज्य भारत नहीं था। हमारे जो विदेशी मामले हैं, हमारे जो वित्तीय मामले हैं, हमारे जो कम्युनिकेशन वार्तालाप के मामले हैं, उन सभी में जो डिसीजन लिया जा रहा था वो ब्रिटेन सरकार के द्वारा लिया जा रहा था। और 1947 से 1950 के बीच में भारत क्या था, एक डोमिनियन स्टेटस था, डोमिनियन राज्य था। एक डोमिनियन राज्य क्या होता है, जिसमें आप महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण निर्णय विदेशी आधार पर कुछ मामलों से संबंधित नहीं ले सकते हो, आपके आधार पर कोई और सरकार निर्णय लेगी। 1950 में जब हमारा संविधान बनकर तैयार होता है, तब हम एक संप्रभु गणराज्य बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर आता है समाजवादी। समाजवादी क्या है, समाजवादी का मतलब होता है कि सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करी जाएगी भारतीय समाज में, क्योंकि ये एक वो नींव है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भारतीय समाज को आगे बढ़ाने में। उसके बाद अगर आप आगे चलेंगे तो यहां पर आप देखेंगे धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों को समान हक जो है वो यहां पर मिलता है। और अगर मैं कहूं, जो आप अगर उद्देश्य का देखेंगे, प्रस्तावना देखेंगे, तो उसमें धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा गया है, पंथ निरपेक्ष लिखा गया है। लोकतांत्रिक क्या है, लोकतांत्रिक सरकार, लोगों का तंत्र, जनतंत्र है ना, उसे ही कहा जाता है। गणराज्य मतलब, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। गणराज्य, रिपब्लिक मतलब क्या होता है कि रिपब्लिक मतलब होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा, जो भारत में राज्य का प्रमुख होगा, है ना, या भारत का प्रमुख होगा। भारत का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है। अगर उन्हें इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट किया जाता है तो भारत एक क्या कहलाएगा, गणराज्य कहलाएगा। अगर वही सेम चीज क्या होती, वंशानुगत होती, हेरिडेटेरियल होती, तो क्या होता, वो होता मोनार्कियल स्टेटस। मोनार्कियल स्टेटस, या अगर मैं कहूं राजतंत्र। कोई बताएगा राजतंत्र है कहां पर, ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में है ना, राजतंत्र ब्रिटेन में। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, किससे संबंधित, आपके गणराज्य से संबंधित। ठीक है, आगे चलेंगे। संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है, मैंने आपको बताया था, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है ना। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं क्या है, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होगा। वास्तविक कार्यपालिका कैसे, देखो, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, और कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी और दूसरी होती है अस्थायी। स्थायी कार्यपालिका में आते हैं वो लोग जो कि प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे हुए हैं, आईएएस, आईपीएस, ये सारे क्या करते हैं, जमीनी स्तर पर कानूनों को लागू करवाने का काम करते हैं। अस्थायी कार्यपालिका में क्या आते हैं, अस्थायी कार्यपालिका में वो मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे जो अल्पकालिक समय के लिए रहते हैं, जैसे कि मतलब अल्पकालिक तो नहीं कहूंगा मैं, लॉन्ग टर्म कहूंगा, बट 5 साल रहते हैं वो, क्योंकि 5 साल बाद उन्हें नहीं भी चुना जा सकता है, इसलिए ये क्या है, अस्थायी। इस कार्यकाल में वो कार्यपालिका का काम कर रहे हैं, अगली कार्यकाल में क्या पता ना करे अगर उन्हें ना चुना जाए तो ये एक पॉइंट भी आता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, ये ध्यान रखेंगे। मंत्रिपरिषद लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी होती है। दीज आर दी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। ठीक है, आगे चलेंगे।
संघीय व्यवस्था एवं एकात्मक झुकाव। अब यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है ना। देखो, भारतीय संविधान में एक प्रणाली अपनाई गई जिसे कहा जाता है अर्धसंघात्मक सरकार। अर्धसंघात्मक सरकार, ये वाला प्रावधान क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कहां से लिया गया होगा? अर्धसंघात्मक का प्रावधान लिया गया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि केंद्र और राज्य के पास इक्वल शक्तियां हैं, समान शक्तियां जो है केंद्र और राज्य के बीच में बांट दी गई हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप जो अनुसूची 7 है, 7वीं अनुसूची अगर भारतीय संविधान की देखेंगे तो उसमें क्या है, और उसमें 3 लिस्ट बताई गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इनमें विषयों का बंटवारा जो है वो कर दिया गया है केंद्र, राज्य और समवर्ती में। केंद्र में केंद्र कानून बनाएगा, राज्य में राज्य, और समवर्ती में दोनों आके कानून बना सकते हैं। फिर कुछ है अवशिष्ट शक्तियां जो कि केंद्र को दे दी गई हैं। ठीक है, इतना आप सभी को पता है। बट एक चीज यह है, कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है कि राज्य सरकार उस स्थिति को सुलझा पाने में, समझ पाने में थोड़ी असमर्थ है, तो शक्ति जो है वो केंद्र की ज्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक आपातकाल की स्थिति है। आपातकाल भारत में अनुच्छेद 356, 352, 360 के तहत लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन आपका 356 और वित्तीय आपातकाल 360। जब ऐसी स्थिति भारत में लगेंगी तो क्या होगा, भारत में सारी की सारी शक्ति जो है वो केंद्र की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगी। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमें विदेशी मामलों से संबंधित कुछ ऐसे कानून जो है या कुछ ऐसी वार्ताएं करनी है जिसमें केंद्र सरकार का ही काम होगा, राज्य सरकार का कुछ काम नहीं होगा, या राज्य सरकार के आधार पर राज्य के विषय के अंतर्गत कुछ ऐसे मतलब राज्य की जो सूची है उसमें कुछ ऐसे विषय हैं जो विदेशी देशों से संबंध के आधार पर बात करते हैं, तो उस पर केंद्र कानून बना सकती है। अगर राज्यसभा ये कहे कि हमें, मतलब मैं ये कहूं, अगर 2 या 2 से अधिक राज्य ये बोलें कि इस आधार पर हम चाहते हैं, इस विषय पर हम चाहते हैं कि केंद्र कानून बनाए, तो केंद्र कानून बनाएगा, है ना। तो ज्यादातर हम क्या है, संघीय व्यवस्था तो अपना रखिए, बट कभी कभी उसमें एकात्मक झुकाव आ जाता है स्पेशल कंडीशन में। अब वो कंडीशन आपातकाल की हो सकती है, विदेशी देशों से वार्ताओं करने की हो सकती है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। शक्तियों का विभाजन है संघीय विशेषता, लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। एकात्मक में अगर मैं बात करूं, आपातकाल में केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, आगे जब आप चलेंगे तो यहां पर आप देखेंगे भारतीय संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी को, आप सभी को पता है। पहली बैठक कब हुई थी संविधान की, है ना, इंपॉर्टेंट चीज है। संविधान के कार्य हमने देख लिए हैं। स्थायी अध्यक्ष का चुनाव आप देख सकते हो, है ना, अभी हमने बात करी इस पे, है ना। यहां पर कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो संविधान सभा के राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अन्य महत्वपूर्ण जो है वो है एच.सी. मुखर्जी, इन्हें उपाध्यक्ष बना दिया गया। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में थे, है ना। बी.एन. राव जिन्हें कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी.एन. राव थे। आपसे क्वेश्चन में कभी बी.आर. अंबेडकर भी दिया हो सकता है, तो उसे क्या करना है, हमें उन्हें उस नाम को काटना है ना। बी.एन. राव को हमें टिक करना है क्योंकि वही थे संवैधानिक सलाहकार। अगर क्वेश्चन ये आता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष या मैं कहूं ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तब आप कहेंगे कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर वाज द पर्सन। भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा, क्या भारतीय संविधान हमने खुद ने लिखा है या ये कई देशों से उधार लिया गया है ना। ये क्वेश्चन सभी के मन में आता होगा कि इतना विशाल संविधान क्या हमने सारा खुद लिख दिया, या अगर इन्हें दूसरे देशों से उधार लिया गया, इवन आपका आपातकाल लग जाए, ठीक है, आपका आपातकाल भी लग जाए, तब भी ये चीज नहीं होगी, मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, फिर आता है आपका यूएसएसआर। संविधान में जो सोवियत संघ है उससे क्या चीजें ली गई, मौलिक कर्तव्य लिए गए, समाजवाद का आदर्श जो है वो यहां से लिया गया है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है वो यहां से ली गई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से क्या क्या है, संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो कहां से लिया गया है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो देखो यार, यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो जब यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं तो करना क्या है, ये जो क्वेश्चंस बन रहे हैं इनको याद करो। ये सारे के सारे पॉइंट्स इस पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिए हैं,
है ना। सारी की सारी पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए एग्जाम से पहले, है ना। अगर याद कर लोगे तो इजी हो जाएगा। अगर कोई ऑप्शन आता है तो एलिमिनेट करना इजी हो जाएगा, है ना। और ये चीज आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। फ्रांस के संविधान से क्या लिए गए? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये तो आपने, जब मैंने उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा अलग तरीके से बताया तो वहां भी आपने ये पढ़ा होगा कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो है वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, ठीक है। फिर आता है आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको बहुत ही ज्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखने हैं, क्योंकि ये यहां पर मैंने इसीलिए ऐड किए हैं ताकि आपको सारी चीजें एक समरी के फॉर्मेट में मिल जाए। प्रमुख तथ्य कौन से हैं? पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946। कब उसे मंजूर किया गया? 22 जनवरी 1947। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संविधान अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कुल सदस्य 389। विभाजन के बाद सदस्य 299। हस्ताक्षर करने वाले सदस्य 284। ठीक है। यहां पर वही चीज मैं आपसे कह रहा था, है ना। संविधान सभा के निर्माण में कुल समय इतने लगे, कुल बैठकें इतने हुई। मूल संविधान 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। याद रखना यहां पर अभी क्या है, अनुसूचियां सेम है, भाग बढ़ चुके हैं, 22 से 25 भाग हो चुके हैं और 450 से ज्यादा अनुच्छेद भारतीय संविधान में देखने को मिल जाते हैं आपको। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान समय समय पर संशोधित होता आ रहा है। लगभग 100 से ज्यादा संशोधन, जैसे अगर मैं बात करूं 101वां संशोधन GST था, 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिए था, है ना। आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिए 103 था शायद, है ना, वैसे ही था लगभग सही, ठीक है। सो वो चीज है। तो ये चैप्टर जो है वो यहां पर हो जाता है कंप्लीटली एंड। आई होप आपको पहली बार मजा आया होगा इस तरीके से पढ़ने में, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो पे, है ना। और मैं चाहता हूं कि आप यहां से इस पूरे के पूरे सेशन से मैक्स टू मैक्स आउटपुट निकालकर जरूर जाएं, ठीक है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है, तो मेक श्योर अपने कमेंट से भरमार कर दो, सेशन कैसा लगा वो बता दो। एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, दिस इज आफ्ताब सैफी साइनिंग ऑफ, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।